हेलो, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम नाभिकों के अर्थ औसत आयुकाल के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में औसत आयुकाल की डेफिनेशन को बता दिया था कि उसको किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, या फिर उसको हम जिस सूत्र की सहायता से ज्ञात करते हैं उसका सूत्र हम किस रेशियो से निकाल सकते हैं कि नमूने में उपस्थित जितने भी रेडियो सक्रिय पदार्थ है उन उस रेडियो सक्रिय पदार्थ के अंदर जितने भी नाभिक है उन सबका आयु को मिला दे और उस आयु के अंदर हम किसका डिवीजन कर दे, उस नाभिक के अंदर या उस पदार्थ के अंदर उपस्थित सभी नाभिकों का जितनी भी संख्या है नाभिकों की उन संख्या का अगर डिवीजन करेंगे तो हमें उस पदार्थ का औसत आयुकाल पता चल जाएगा। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो नाभिकों का औसत आयुकाल है उसको हम डायरेक्टली कभी भी नहीं कह सकते कि इसका औसत आयुकाल इतना होगा या इतना होगा। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस औसत आयुकाल को हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसका कारण ये होता है, जो हमने रेडियो एक्टिव विघटन का नियम पढ़ा था उसके अनुसार जब स्टार्टिंग के अंदर किसी भी पदार्थ के अंदर टोटली जितने भी उसके अंदर अणु है या नाभिक है वो मान लो कि n0 है, तो उस नाभिक का टोटल विघटन कितना होगा, कितने समय पश्चात होगा, वो हमने देखा था t बराबर अनंत समय पे होता था। तो अनंत को काउंट कर पाना इम्पॉसिबल होता है। तो उस वजह से हमें अगर किसी भी नाभिक का औसत आयुकाल निकालना है तो उसको प्रैक्टिकली हम थ्योरेटिकली उस ग्राफ की सहायता से तो हम क्या कह सकते हैं, नहीं निकाल सकते। तो हमें अगर किसी भी पदार्थ का औसत आयुकाल निकालना है तो उस वजह से एक सूत्र दिया जाता है या एक सूत्र है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पदार्थ का औसत आयुकाल निकाल सकते हैं। वह सूत्र क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, नमूने में उपस्थित सभी रेडियो सक्रिय पदार्थों की कुल आयु के अंदर किसका डिवीजन कर देते हैं, उस नमूने में उपस्थित रेडियो सक्रिय नाभिकों की कुल संख्या का। तो उस आधार के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, उस नाभिक का औसत आयुकाल निकाल सकते हैं। इस औसत आयुकाल को या तो टॉ या फिर टी मीन से प्रदर्शित किया जाता है। तो टॉ या फिर टी मीन से प्रदर्शित करेंगे तो यहाँ पे नमूने में उपस्थित रेडियो सक्रिय पदार्थों की कुल आयु क्या हो जाएगी, टी इंटू एन, या फिर आप ये कह सकते हो टी इंटू डी एन। छोटा सा पार्टिकल जिसकी संख्या या कोई भी एक छोटा सा टुकड़ा जिसकी संख्या कितनी है, एक है, और उसके अर्धायुकाल या उसके आयुकाल से गुना करने पर हमें क्या मिल जाएगी, उसके औसत या उसके अंदर टोटल कितने परमाणु है उनका आयुकाल क्या होगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी एक नाभिक का अर्धायुकाल हमें मालूम है कि मान लो 10 सेकंड है और उसके अंदर टोटल कितने सक्रिय नाभिक है, 100 या 200 कितने भी है, उनका आपस में गुणा करने पे हमें क्या मिल जाएगा, उस नाभिक के अंदर टोटल कितने या जो भी टोटल नाभिक है या उस पदार्थ के अंदर टोटल कितने भी नाभिक है उन सब नाभिकों का मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या मिल जाएगा, उन नाभिकों का आयुकाल, या फिर उसके हम कह सकते हैं उसकी कुल आयु कितनी है उस नाभिक की या पदार्थ की, उसके बारे में हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं P इंटू dn। मान लो कि हमने पूरे नाभिक को या पूरे पदार्थ को dn भाग के अंदर अलग अलग टुकड़ों के अंदर विभाजित किया है, dn भाग में अलग अलग टुकड़ों में विभाजित किया है, तो उस कंडीशन में अगर उस dn को t से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उस dn भाग वाले नाभिक का क्या मिल जाएगा, आयु के बारे में पता चल जाएगा। और अगर हमें पूरे नाभिक की आयु के बारे में पता करना है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके अंदर स्टार्टिंग के अंदर तो नाभिक के अंदर कितने परमाणु होंगे या पदार्थ के अंदर कितने नाभिक होंगे, n0 होंगे, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर t बराबर 0 सेकंड के अंदर टोटली पूरे के पूरे नाभिक या पूरे के पूरे उसके अंदर कण उपस्थित होंगे। लेकिन जब t समय गुजर जाएगा या फिर टोटल आयु हम उसके अंदर ज्ञात कर लेंगे कि कितने समय पश्चात वो पूरे कण विखंडित हो रहे हैं, तो उस वजह से यहाँ पे इसकी घात क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अपॉन में स्टार्टिंग में कणों की संख्या कितनी होगी, n0, और जब खत्म होगी तब उसके अंदर कणों की संख्या कितनी होगी, 0 इंटू dn। इस प्रकार से इस फॉर्मूले की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इस किसी भी नाभिक या किसी भी रेडियोधर्मी पदार्थ के औसत आयुकाल के बारे में हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तब यहाँ पे हमारे को ये सूत्र तो पता चल गया। अब इस सूत्र की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रेडियोधर्मी नाभिक का औसत आयुकाल कितना है उसके बारे में हम पता कर सकते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है यहाँ पे T इंटू dn इस वजह से किया है क्योंकि अगर हम मान ले कोई भी रेडियो सक्रिय पदार्थ जिसको हमने dn के छोटे छोटे भागों के अंदर तोड़ा है, dn के छोटे छोटे भागों में तोड़ा है, तो उस कंडीशन में अगर मान लो कि एक dn भाग का, जैसे कि मान लो कि टोटली n भाग है, ये n है वो
डी एन के छोटे छोटे भागों में विभाजित है और उसका आयुकाल जो है वो कितना है, टी है। इस टी को अगर हम डीएन से मल्टीप्लिकेशन करें तो हमें क्या पता चल जाएगा कि उस नाभिक के अंदर या उस पदार्थ में जितने भी कण है उनके आयुकाल के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन हमें पता क्या करना है, पूरे पदार्थ के आयुकाल का पता करना है। पूरे पदार्थ में अगर मान लो कि एन नॉट नाभिक या एन नॉट कण उपस्थित है तो उस एन नॉट कणों की संख्या के अंदर हमें क्या करना है, उन पूरे कणों के संख्या के आधार के ऊपर उस नाभिक का हमें क्या ज्ञात करना है, औसत आयुकाल ज्ञात करना है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसका जो अवकलन है, सॉरी समाकलन जो है वो कहां से, एन नॉट से 0, क्योंकि जब नाभिक का पूर्ण रूप से विखंडन हो जाएगा तो तब उसके अंदर एन नॉट से कितने पार्टिकल बच जाएंगे, ओनली 0 पार्टिकल बच जाएंगे। तो उस कंडीशन में इसका समाकलन कहां से कहां पे होता है, एन नॉट से 0 पर। और नीचे हमें अगर पूरे कणों की संख्या भी ज्ञात करनी है तो स्टार्टिंग में तो पार्टिकल के अंदर कणों की संख्या क्या हो जाएगी, एन नॉट होगी, जितना वो स्टार्ट में t बराबर 0 सेकंड में है। लेकिन जब एंड होगा, उसका विखंडन पूरा हो जाएगा, तब उसमें कणों की संख्या कितनी बच जाएगी, 0 बच जाएगी। इस वजह से इसका समाकलन की जो लिमिट है वो कहां से, एन नॉट से 0, एन नॉट से 0 की तरफ है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर मान रखेंगे। अब हम डीएन का अवकलन करेंगे या सॉरी समाकलन करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1/n नॉट के माइनस के इंटू एन नॉट टू 0 टी इंटू डीएन के रूप में ये आ गया। अब यहां से एक चीज आपको ये मालूम होनी चाहिए कि रेडियो सक्रिय पदार्थ में विघटन के नियम से n बराबर किसके होता है, n बराबर n नॉट e की पावर माइनस के लैम्बडा t के बराबर होता है। n बराबर n नॉट e की पावर माइनस के लैम्बडा t के बराबर है। अब हम इसका क्या कर ले, अवकलन कर दे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dn बराबर क्या हो जाएगा, n नॉट तो बाहर ही अलग से रह जाएगा और इसका t के सापेक्ष अवकलन होने पर माइनस के लैम्बडा मल्टीप्लिकेशन में e की पावर माइनस के लैम्बडा t आ जाएगा। ये क्या आ गई, dn की वैल्यू आ गई। अब हमें t के रूप में इस समाकलन को, ये जो dn के रूप में, इसको हमें t के रूप में बदलना है। तो यहाँ पे इसकी लिमिट है वो भी क्या हो जाएगी, समय के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। वो कैसे हो जाएगी, देखिए इधर, यदि स्टार्टिंग में n बराबर क्या है, n नॉट के, n बराबर किसके, n नॉट के, तब उस कंडीशन में यहाँ पे t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्योंकि यहाँ से जैसे n नॉट से n नॉट यहाँ पे कट जाएगा तो इधर क्या बच जाएगा, ओनली 1 बच जाएगा। और 1 बचने के पश्चात जब आप यहाँ पे लॉग हटाओगे, यहाँ से लॉग को हटाने के पश्चात यहाँ पे क्या बच जाएगा, ओनली log 1 आएगा। और log 1 की वैल्यू किसके बराबर देती है, 0 के। इस वजह से t का मान भी क्या हो जाएगा, 0। दूसरी कंडीशन में यदि हम क्या करें, n बराबर 0 रखे, जब पार्टिकल पूरे विखंडित हो गए तब समय कितना लगेगा, t बराबर रेडियोधर्मी के जो विघटन का नियम था उससे भी अनंत आएगा। और इस सूत्र में भी आप देखोगे तो यहाँ पे आपने क्या रखा, 0, तो ये n नॉट इधर जाएगा तो वो भी 0 हो जाएगा। और log या फिर log की पावर जो 0 होगी उसका मान, या फिर एक्सपोनेंशियल की पावर 0 होती है उसका मान क्या होता है, हमेशा अनंत के बराबर होता है। इस वजह से यहाँ पे t बराबर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। या log का मान जो 0, जब हम ग्राफ के अंदर 0 रखते हैं log का मान, तो उस कंडीशन में ग्राफ जो होता है वो हमेशा क्या आता है, अनंत पे आता है। तो हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे ये दो अलग अलग लिमिट प्राप्त हो रही है, t बराबर 0 तथा t बराबर इनफाइनाइट। यहाँ पे 0 और इनफाइनाइट होने का कारण लॉग के अंदर एक बार वैल्यू 1 रखने पर वैल्यू का 0 होना, और दूसरी बार जब लॉग का मान 0 होता है उस कंडीशन में आप देखोगे तो लॉग का ग्राफ है वो कहाँ पे चला जाता है, इनफाइनाइट के ऊपर चला जाता है। उस वजह से यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो एक बार तो 0 प्राप्त हो रही है और एक बार अनंत प्राप्त हो रही है। इन्हीं मानों को हम किस समीकरण में रखेंगे, इस समीकरण में रखेंगे। इस समीकरण में हम जब मान रखेंगे तो टॉ बराबर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन माइनस के n नॉट 0 टू इनफाइनाइट t इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस के लैम्बडा t इंटू माइनस के लैम्बडा dt, और साथ में मल्टीप्लिकेशन के रूप में बाहर क्या आ जाएगा,
एन नॉट आ ही जाएगा। यहां से अब देखो ये माइनस से ये माइनस करके प्लस हो जाएगा, एन नोट से एन नोट जाएगा, तो टॉ बराबर क्या आ जाएगा 0 टू इनफाइनाइट टी ई की पावर माइनस के लैम्बडा टी डी टी के रूप में आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे तो इसके अंदर जो समाकलन होगा वो किसका गुणनफल, दो पदों का गुणनफल करते हैं उस रूप में ये समाकलन होगा। तो यहाँ पे जो है दो संख्याओं का गुणनफल करने पे जो समाकलन है वो अलग अलग तरीके से होता है, या उसका जो फॉर्मूला होता है आईलेट, उस फॉर्मूले की सहायता से यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इस टर्म का समाकलन भी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए टॉ बराबर क्या आ जाएगा लैम्बडा कोष्टक में टी तो वैसा का वैसा रहेगा, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल का अवकलन होगा, तो एक्सपोनेंशियल का अवकलन समाकलन होने पे ई की पावर माइनस के लैम्बडा टी अपॉन माइनस के लैम्बडा के ऊपर लिमिट क्या से कहाँ लग जाएगी 0 से इनफाइनाइट। सेकेंड टर्म में पहले का अवकलन टी का अवकलन क्या हो जाएगा 1, फिर वापस दूसरे वाले का क्या होता है समाकलन होता है, तो उस वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा e की पावर माइनस के लैम्बडा टी अपॉन माइनस के लैम्बडा इंटू डी टी। अब यहाँ पे देखिए e की पावर माइनस के इनफाइनाइट रखो या e की पावर माइनस के इनफाइनाइट रखोगे तब भी इसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है। उसका कारण क्या है, जब e की पावर माइनस के इनफाइनाइट रखोगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन e की पावर इनफाइनाइट, और इसका मान क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 इंटू 0, तो ये बराबर किसके हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू 0 हो गई, तो और 0 के ऊपर भी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 ही हो जाएगी, क्योंकि t के अंदर इसका मान 0 रखेंगे तो ये 0, तो ये टर्म तो क्या हो गई सीधी 0 की तरफ परिवर्तित हो गई। तो अब टॉ बराबर ओनली फॉर क्या बचा लैम्बडा माइनस के कोष्टक में 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस के लैम्बडा t अपॉन माइनस के लैम्बडा इंटू dt। अब यहां पर क्या हो जाएगा वापिस इसका हम अवकलन करेंगे, सॉरी समाकलन करेंगे, तो ये समाकलन किसके बराबर हो जाएगा माइनस के लैम्बडा कोष्टक में e की पावर माइनस के लैम्बडा टी अपॉन माइनस लैम्बडा इंटू माइनस लैम्बडा 0 टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पे टॉ बराबर क्या आ जाएगा वापिस माइनस लैम्बडा कोष्टक में अपॉन में क्या आ जाएगा लैम्बडा स्क्वायर e की पावर माइनस के लैम्बडा टी 0 टू इनफाइनाइट। तो यहां से जब माइनस के लैम्बडा अपॉन लैम्बडा स्क्वायर किया
और e की पावर माइनस के लैम्डा t बराबर 0 इन्फिनिट के अंदर हम अगर लिमिट रखेंगे तो उस आधार के ऊपर हमें पता चल जाएगा कि इसकी वैल्यू या फिर जो कोई भी रेडियोधर्मी पदार्थ है उसका औसत आयुकाल कितना है। तो यहाँ पे टॉ बराबर क्या हो जाएगा, टॉ बराबर 1 अपॉन लैम्डा माइनस के कोष्टक में क्या हो जाएगा e की पावर माइनस के इन्फिनिट माइनस e की पावर 0, ये टर्म किसके बराबर 0 के बराबर, तो टॉ बराबर क्या आ जाएगा 1 अपॉन लैम्डा। अगर हम लैम्डा का मान रखें अर्धायुकाल सूत्र की सहायता से, तो लैम्डा का मान जो अर्धायुकाल के सूत्र की सहायता से क्या प्राप्त होता है, लैम्डा बराबर होता है आपके 0.693 अपॉन टी की पावर 1/2, ये होता है। इस मान को हम इसके अंदर रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टॉ बराबर टी की पावर 1/2 अपॉन 0.693, टी की पावर 1/2 अपॉन 0.693। यहां से जब हम आगे की तरफ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो टॉ की वैल्यू जो है या टी 1/2 जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, टॉ इंटू 0.693 के बराबर आ जाएगा, जो कि किसको प्रदर्शित करता है, अर्ध आयुकाल तथा हाफ लाइफ औसत आयुकाल के अंदर रिलेशन को प्रदर्शित करता है। यह समीकरण नंबर 2 है, वो किसको, औसत आयुकाल तथा अर्ध आयुकाल में संबंध प्रदर्शित करता है। इस सूत्र की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी पदार्थ जिसका हमें अगर औसत आयुकाल मालूम है तो उस सहायता से हम क्या कर सकते हैं, उस पदार्थ का अर्धायुकाल भी ज्ञात कर सकते हैं, या फिर जिसका अर्धायुकाल हमें मालूम है उसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, उसका औसत आयुकाल भी हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें औसत आयुकाल या अर्ध आयुकाल में से कोई भी एक समय मालूम है तो हम उसके उल्टा या तो अर्ध आयुकाल भी ज्ञात कर सकते हैं या उसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, औसत आयुकाल भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि इन दो सूत्रों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट या ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस सूत्र से तो हम क्या कह सकते हैं कि अर्ध आयु या औसत आयुकाल जो है वो किसके, आयुकाल पदार्थ के श्रेयांक के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, कि व्युत्क्रमानुपाती के बराबर है, या फिर हम कह सकते हैं व्युत्क्रम के बराबर है। सेम वही का वही रिलेशन, जिस प्रकार से अर्ध आयुकाल के अंदर अगर लैम्डा का मान अधिक होता था तो t 1/2 क्या हो जाता था, कम हो जाता था। तो यहाँ पे भी वही का वही रिलेशन होगा, जिस पदार्थ के लिए उसके श्रेयांक गुणांक का मान अधिक होगा उसके लिए उसका क्या हो जाएगा, औसत मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लेकिन जिस पदार्थ के लिए उसके श्रेयांक गुणांक का मान कम होगा उसके लिए औसत मान क्या हो जाएगा, अधिक होगा। तो ये इस रिलेशन से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ध्यान रखने योग्य बात है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट ये रिलेशन है और एक दूसरा इंपॉर्टेंट रिलेशन कौन सा है, ये वाला है। इन दो रिलेशन को याद रखना किसी भी पदार्थ के औसत आयुकाल को याद करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये दो रिलेशन याद रहते हैं तो उस कंडीशन के अंदर हम किसी भी पदार्थ का अगर
औसत आयुकाल पूछा है तो हम क्या कर सकते हैं, उसके औसत आयुकाल को ज्ञात कर सकते हैं। अब हम इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करेंगे जिससे औसत आयुकाल को ज्ञात करने वाला संबंध या कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में भी हमें पता चल जाएगा। यदि किसी पदार्थ का अर्ध आयुकाल 1 मिनट है तो उस पदार्थ का औसत आयु काल तथा स्यांक का मान ज्ञात कीजिए। इसके अंदर कितनी दो वैल्यू, एक तो लैम्बडा को ज्ञात करना है, दूसरा किसको ज्ञात करना है, टॉ को ज्ञात करना है। अगर लैम्बडा की वैल्यू पता चल जाती है तो उसका मान हम टॉ वाले फॉर्मूले में रख के क्या कर सकते हैं, सीधा उस पदार्थ का औसत आयुकाल का मान भी हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से लैम्बडा का जो फॉर्मूला है अर्ध आयुकाल का वो क्या होता है, अर्ध आयुकाल लैम्बडा बराबर क्या होता है 0.693 अपॉन टी 1/2। तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 0.693 अपॉन 1 बराबर 0.693 प्रति मिनट के बराबर आ जाएगी। ये तो क्या मिल गई, उस पदार्थ के स्यांक गुणांक के बारे में हमें पता चल गया। अब हमें क्या करना है, इसी पदार्थ के औसत आयुकाल के बारे में पता करना है। तो औसत आयुकाल बराबर क्या हो जाएगा, औसत आयुकाल टॉ बराबर क्या हो जाएगा 0.693 इंटू 1 अपॉन लैम्बडा। तो यहाँ पे 1 अपॉन लैम्बडा का मान कितना है 1 अपॉन 0.693 मिनट। इसका इसके अंदर भाग देने पे जो टॉ की वैल्यू आती है वो लगभग किसके 1.44 मिनट के बराबर आती है। मतलब जो पदार्थ जिसका अर्ध आयुकाल कितना है 1 मिनट है, तो उस पदार्थ को पूर्ण रूप से विघटित होने में जो समय लगेगा वो किसके बराबर होगा 1.44 मिनट के बराबर होता है। अब हम दूसरा क्वेश्चन जो करेंगे वो क्या होगा, वापस इसी दो पदार्थों के रेडियो एक्टिव विघटन के रेशियो के ऊपर होगा, जो कि थ्योरेटिकली रूप में पूछा हुआ होता है। और अगर हमें जो थ्योरी है उस क्वेश्चन की अगर वो समझ में आ जाती है तो उस आधार पर उस क्वेश्चन को करना क्या हो जाता है, और भी इजी हो जाता है। तो जो दूसरा क्वेश्चन है वो किसके ऊपर, रेडियो एक्टिव विघटन के नियम के ऊपर है।
यदि किसी समय t1 पर किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ में कणों की संख्या n1 है तथा समय t2 पर कणों की संख्या n2 है, तो पदार्थ का सह गुणांक ज्ञात कीजिए। तो उस पदार्थ का सह गुणांक क्या होगा? लैम्बडा का मान हमें ज्ञात करना है। एक ही पदार्थ है, उसमें दो अलग अलग समय के ऊपर क्या दिया हुआ है? सक्रिय कणों की संख्या के बारे में बताया हुआ है। एक समय पर n1 है सक्रिय कण, दूसरे समय पे अगर उसके अंदर सक्रिय कणों की संख्या n2 है, तो इस कंडीशन के अंदर इस पदार्थ के अंदर लैम्बडा की वैल्यू क्या होगी उसके बारे में हमें पता करना है। तो सबसे पहले तो रेडियो एक्टिव विघटन के नियम से t समय पर पदार्थ में सक्रिय कणों की संख्या क्या होती है? n बराबर n0 e की पावर माइनस के लैम्बडा t के बराबर होती है। ये हमको मालूम है। और हमें समय कितने दो टाइम दिए हुए, तो हम अगर मान लें कि t1 समय पर क्या हो जाएगा? t बराबर t1 समय पर सक्रिय कणों की संख्या n बराबर क्या हो जाएगा? n1 बराबर n0 e की पावर माइनस के लैम्बडा t1, और t बराबर t2 समय पर सक्रिय कणों की संख्या n2 बराबर क्या हो जाएगा? n0 e की पावर माइनस के लैम्बडा t2। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। दोनों इक्वेशन का क्या करेंगे? रेशियो निकाल लेंगे। जब दोनों इक्वेशन का रेशियो निकाल लेंगे तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या मिलेगा? इक्वेशन नंबर 1 अपॉन इक्वेशन नंबर 2 से n1 अपॉन n2 बराबर n0 e की पावर माइनस के लैम्बडा t1 अपॉन n0 e की पावर माइनस के लैम्बडा t2। n0 से n0 गया, यहाँ पे n1 अपॉन n2 बराबर क्या हो जाएगा? e की पावर माइनस के लैम्बडा t1 प्लस लैम्बडा t2। यहाँ पे n1 अपॉन n2 बराबर वापस क्या आ जाएगा? e की पावर माइनस लैम्बडा कॉमन आया तो t1 माइनस के t2 के बराबर हो जाएगा। ये किसके? t1 माइनस t2 के बराबर हो गया। अब यहाँ से आगे इसको और सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? लैम्बडा की वैल्यू के बारे में भी हमें पता चल जाएगा कि किसी भी पदार्थ के लिए श्याम गुणांक जिसमें अलग अलग समय पे अलग अलग सक्रिय कणों की संख्या के बारे में मालूम हो तो उसका श्याम गुणांक कैसे ज्ञात करेंगे, उसका फॉर्मूला मिल जाएगा। तो यहाँ से e की पावर या फिर माइनस के लैम्बडा t बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे t1 माइनस t2 बराबर क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ n1 अपॉन n2 के बराबर।
तो लैम्बडा बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के 1 अपॉन P1 माइनस T2 इंटू लॉग N1 अपॉन N2 के बराबर वैल्यू आ जाएगी। अगर हमें किसी भी पदार्थ के अंदर अलग अलग समय पर अलग अलग सक्रिय कणों की संख्या के बारे में हमें मालूम हो तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले की सहायता से उस पदार्थ के श्यानक गुणांक का मान हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी कल वाली, उस क्लास में हम किसी भी पदार्थ जो भी रेडियो सक्रिय पदार्थ है उसके अंदर उत्तरोत्तर विखंडन क्या होता है, या फिर उसके अंदर रेडियो एक्टिव कणों का डीके के दौरान कोई भी अगर पदार्थ बन रहा है तो उसमें कणों की संख्या में वृद्धि तथा कमी है, उसके लिए एक फॉर्मूले का व्युत्पन्न करेंगे जिसकी सहायता से हमें उत्तरोत्तर विखंडन के बारे में भी हमें पता चल जाएगा।